मित्रों, मैं अनु गुप्ता, कैरियर इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने 2 वीडियो हमारे देखा और हम एलटी, टीजीटी एवं पीजीटी परीक्षाओं के लिए बच्चन सिंह जी द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास का वाचन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी तक हमने इसकी भूमिका को पढ़ा एवं विषय सूची को भी देखा और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पुनर्जागरण काल के अंतर्गत अध्याय 1 बदलाव की स्थितियाँ देखने जा रहे हैं। चलिए हम आरंभ करते हैं। कोई भी बदलाव यूं ही नहीं आता, बल्कि उसके कुछ कारण होते हैं। 2 संस्कृतियों का अंतरावलंबन परिवर्तन के लिए उतना कारगर नहीं होता जितना समाज के बुनियादी ढांचे को बदलने वाले आर्थिक कारण। मुख्य कारण आर्थिक ही होता है, सांस्कृतिक गौरव। मित्रों, जैसा कि आजकल आप सभी को पता है कि सबसे बड़ी विकलांगता शारीरिक विकलांगता ना होकर के आर्थिक विकलांगता है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, विकलांग है और यदि उसके पास पैसा है तो सब कुछ खरीद सकता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। और अगर आपके पास आर्थिक यानी पैसे की व्यवस्था नहीं है तो आप फिजिकली यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर के भी आप अस्वस्थ हैं, क्योंकि उसका प्रेशर, उसका दबाव जो है वो दिमाग पर पड़ता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बात दूसरी है कि कभी सांस्कृतिक कारण भी प्रधान उठता है, पर इन दोनों को ले आने का दायित्व तो जाने अनजाने अंग्रेजों को ही है। अतः आधुनिक काल की परिवर्तमान प्रक्रिया को समझने के लिए उन समस्त कारणों का विवेचन आवश्यक है जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के फलस्वरूप प्रादुर्भूत हुए। अब हम बदलाव की स्थितियों के अंतर्गत सबसे पहले राजनीतिक स्थिति को देखेंगे। वैसे किसी भी चीज़, किसी भी समाज का या कोई विशेष क्षेत्र का अगर कोई परिवर्तन होता है तो वहाँ सबसे पहले राजनीतिक स्थिति ही उत्पन्न होती है। राजनीतिक स्थिति उत्पन्न होने के कारण ही परिवर्तन शुरू होता है। आगे देखते हैं। सन 1857 से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल शुरू हो जाता है, पर भारतवर्ष के आधुनिक बनने की प्रक्रिया की शुरुआत 1 शताब्दी पूर्व उसी समय से, यानी 1857 से 1 शताब्दी पूर्व यानी 100 साल पहले। 1 शताब्दी का मतलब 100 वर्ष, शताब्दी मतलब 100 वर्ष। 1857 के 100 वर्ष पहले का समय सन 1757 ईस्वी हो जाता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में हराया था। तो इस तरह से प्रश्न बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? सन 1757 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। सिराजुद्दौला की हार के बाद संपूर्ण बंगाल पर अंग्रेजों के अधिकार हो गया। 1764 में बक्सर की लड़ाई में मुगल सम्राट शाह आलम भी पराजित हुआ। सन 1765 में कड़ा के युद्ध में उसकी रही सही शक्ति भी समाप्त हो गई। सम्राट ने अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को बख्श दी। तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एलटी में जो जीके का पार्ट है और हायर एजुकेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का 30 क्वेश्चन है, उसमें यह प्रश्न हमें पूछने की संभावना बनी रहती है कि सन 1764 में कौन सा युद्ध हुआ। यह प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो सन 1764 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें शाह आलम पराजित हुआ। 1765 में कड़ा के युद्ध में भी वो हारा। तो इस तरीके से सम्राट ने अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को बख्श दी। संपूर्ण देश पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अंग्रेजों को 2 और शक्तियों को पराजित करना शेष था। वे शक्तियाँ थीं मराठे और सिख तो पंजाब की सीमा में थे, परंतु मराठों का प्रभाव बहुत व्यापक था, मतलब वो फैला हुआ था मराठा क्षेत्र। पारस्परिक फूट और संघर्ष के कारण अस्सी और लासवारी का युद्ध, जो कि सन 1803 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठे विजित हो गए और उनकी संघ शक्ति समाप्त हो गई।
1849 में सिखों को पराजित करने के बाद संपूर्ण देश अंग्रेजों के अधीन हो गया। 1856 में अवध भी अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। अपनी इस विजय के कारण अंग्रेजों का मदोन्मत्त हो जाना स्वाभाविक था। उनकी नीतियों से असंतुष्ट देसी राजाओं, सिपाहियों, किसानों ने एकजुट होकर 1857 में व्यापक स्तर पर विद्रोह किया। सन 1857 के संघर्ष के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कब हुई? 1857 ईस्वी में। और 1857 ईस्वी के बाद किसका आधिपत्य हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य का। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया। इस देश के लोग भी नए संदर्भ में कुछ नया सोचने और करने के लिए बाध्य हुए। साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। यह भारतेंदु के समय में हुआ, वह भी गद्य के माध्यम से। आधुनिक जीवन चेतना की चिंगारियाँ गद्य में आधुनिक हिंदी साहित्य की चिंगारियाँ गद्य में दिखाई पड़ी, पद्य में नहीं। नया युग अपनी अभिव्यक्ति के लिए नई भाषा की खोज कर रहा था। ब्रज भाषा इसके लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए आधुनिक काल में ब्रज भाषा काव्य के माध्यम से पुरानी संवेदनाएं ही अभिव्यक्ति पाती रहीं। वह अपने संस्कारों में जड़ हो चुकी थी, उसके लिए पुरातनता का केंचुल छोड़ पाना संभव नहीं था। खड़ी बोली का गद्य आधुनिक चेतना के फलस्वरूप ही अभिव्यक्ति का नया माध्यम बना। अब आगे हम देखते हैं नया आर्थिक ढांचा क्या है, नए संबंध क्या। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। अभिरुचियों और संवेदनाओं के बदलाव का सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। कुछ लोगों की दृष्टि में आर्थिक परिवर्तनों के साथ साहित्यिक परिवर्तनों का तालमेल बैठा देना ही साहित्य का इतिहास होता है। कुछ लोग संस्कृति के धरातल पर ही अभिरुचियों का विकास क्रम निर्धारित करते हैं। वस्तुतः आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों में पेचीदा संबंध है। स्थूल रूप से दोनों में कारण कार्य का संबंध स्थापित करके सरलीकरण नहीं किया जा सकता। अतः साहित्य इतिहास के संदर्भ में दोनों के संबंधों और लेन का विवेचन अतिरिक्त अवधानता की अपेक्षा रखता है। आगे हम देखते हैं आधुनिक काल के पूर्व भारतीय गांव का आर्थिक ढांचा प्रायः अपरिवर्तनशील और स्थिर रहा है। गांव अपने आप में स्वतः पूर्ण आर्थिक इकाई थे, क्योंकि गांव उस समय स्वतंत्र थे, वो किसी के अधीन नहीं थे। इनकी अपरिवर्तनशीलता को लक्ष्य करते हुए सर चार्ल्स मेटकॉफ ने लिखा है। मेटकॉफ ने क्या लिखा है? गांव छोटे छोटे गणतंत्र थे, उनकी अपनी आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं था। एक के बाद दूसरा राजवंश आया, एक के बाद दूसरा उलटफेर हुआ। हिंदू, पठान, मुगल, सिख, मराठों के राज्य बने और बिगड़े, पर गांव वैसे के वैसे ही बने रहे। गांव की ज़मीन पर सबका समान अधिकार था। किसान खेती करता था, लुहार, पढ़ई, कुम्हार, नाई, धोबी, गौंड, तेली आदि गांव की अन्य आवश्यकताएं पूरी करते थे। पेशा जाति के अनुसार निश्चित होता था। अब तो कर्म के अनुसार सारे व्यापार जो है डिवाइडेड हो गए हैं, बट गए हैं। और पहले ऐसा नहीं था। पहला सिर्फ पहले जो व्यापार होता था वो जाति के अनुसार होता था। जिसकी जो जाति थी उसी के अनुसार वो कार्य करता था। एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति का पेशा नहीं करता था, क्योंकि इसके लिए वह स्वतंत्र नहीं था। नगर और गांव अपनी अपनी इकाइयों में पूर्ण और एक दूसरे से असंबद्ध थे। नगर 3 तरह के थे। नगर उस समय कितने तरह के थे, कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। एक तो राजनीतिक महत्व का नगर होता था, एक धार्मिक नगर होता था और एक व्यापार करने के लिए व्यापारिक नगर होता था। नगरों में मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण होता था। रत्नजनित आभूषणों, बारीक सूती रेशमी वस्त्रों, हाथी दांत की मीनाकारी, वस्त्रों की रंगाई आदि के लिए इस देश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति थी। इन वस्तुओं की खपत धनी वर्ग में होती थी, क्योंकि जिनके पास इतना पैसा होता था वही खरीद पाते थे ना, सब थोड़ी ना खरीद पाएंगे। विशेष रूप से राजाओं, महाराजाओं, सामंतों, श्रेष्ठियों आदि में। नगरों का उद्योग सामान्य वस्तुओं का निर्माण नहीं करता था। गांव का घरेलू उद्योग अलग था और नगरों का अलग, दोनों की अलग अलग इकाइयां थीं। अंग्रेज व्यापारियों ने इस देश को अपना बाजार बनाने के लिए यहाँ के बारीक धंधों को बहुत कुछ नष्ट कर दिया। जो कुछ बाकी बचे थे वे नई सामाजिक व्यवस्था के कारण नष्ट हो गए। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ साथ इस देश की सामाजिक संगठन में विघटन और परिवर्तन आरंभ हो जाता है।
यूँ अंग्रेज़ों की विजय की जिम्मेदारी यहाँ की स्थिर आर्थिक व्यवस्था पर ही नहीं है। अनेक जातियों उपजातियों में विभक्त देश में पारस्परिक एकता का सर्वथा अभाव रहा है। विदेशी मुसलमानों की विजय का कारण भी यही था और अंग्रेजी की विजय का भी। आज भी जब एक सीमा तक देश का आधुनिकीकरण हो गया है, जाति के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं, नियुक्तियाँ होती हैं। जो देश का आधुनिकीकरण भले हो गया है, लेकिन आज भी चाहे वो चुनाव हो, वोटिंग हो, वो जाति के नाम पर किया जा रहा है और धर्म के नाम पर। पुरातन आर्थिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने पर भी जाति प्रथा शिथिल तो हुई पर मिट नहीं सकी। आधुनिक साहित्य में भी इस प्रथा पर करारी चोट की गई, पर वह किताबी बनकर रह गई। आर्थिक ढांचे के परिवर्तन के साथ अधिरचना के ढांचे को भी अन्य स्तर पर मूलतः बदलने की जरूरत बनी हुई है। जो आर्थिक परिवर्तन अंग्रेजों द्वारा ले आया गया वह मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा संभव नहीं था। इनके आगमन से सामाजिक रीति नीतियों में कहीं संकोच और कहीं विस्तार दिखाई पड़ा। मुसलमान यायावर थे और सामाजिक विकास की दृष्टि से वे पिछड़े हुए थे। उनकी स्थिति पूर्व सामंती थी, इसलिए वे विजयी होकर भी यहाँ की उच्चतर सभ्यता से अंशतः विजित हो गए। मुगलों के ज़माने में आर्थिक सामाजिक ढांचे में स्थिरता आई, किंतु वे भी समाज के ढांचे में कोई बुनियादी फर्क नहीं ले आ सके। आर्थिक इकाइयों में यथास्थिति बनी रही। अंग्रेज सामंती व्यवस्था से आगे बढ़कर पूंजीवादी व्यवस्था अपना चुके थे। यानी सामंती जो व्यवस्था थी उनसे आगे बढ़ गए और पूंजीवादी व्यवस्था को उन्होंने अपनाया। सामाजिक विकास की दृष्टि से वे यहाँ के लोगों से एक मंजिल आगे थे, इसलिए आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने और परिवर्तन करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि हमारे देश की जनता भोली भाली थी। अब आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने गांव की आर्थिक व्यवस्था में जो रद्दोबदल किया उसे उनकी कृपा नहीं कहा जा सकता। इसमें उनका अपना स्वार्थ निहित था। वो हमारे लिए आर्थिक व्यवस्था में जो परिवर्तन लाए वो हमारे लिए नहीं लाए, वो उनका अपना निजी स्वार्थ था। गांव की ज़मीन का बंदोबस्त करने के कारण उन्हें थोड़े लोगों से ही मालगुजारी मिल जाती थी। जमींदारों और बड़े बड़े जोतदारों का एक ऐसा तबका खड़ा हुआ जो अंग्रेज़ों की आखिरी विदाई के समय तक उनकी सहायता करता रहा। अंग्रेज़ों ने इस देश को लूटा, इसका व्यापार नष्ट किया। भारतेंदु ने कविवचन सुधा में लिखा है। भारतेंदु जी 1874 में जो अपनी पत्रिका निकालते थे कविवचन सुधा, उसमें इसका जिक्र भी किया है। कैसे? देखिए, सरकारी पक्ष का कहना है कि हिंदुस्तान में पहले सब लोग लड़ते भिड़ते थे और आपस में गमनागमन हो सकता था। यह सब सरकार की कृपा से हुआ। और हिंदुस्तानियों का कहना है कि उद्योग और व्यापार बाकी ना रहा। रेल आदि से भी द्रव्य के बढ़ने की आशा नहीं है। रेलवे कंपनी वालों ने जो द्रव्य व्यय किया, यानी जो खर्च किया है, उसका ब्याज सरकार को देना पड़ता है और लेने वाले बहुधा विलायत के लोग हैं। कुल मिलाकर 26 करोड़ रुपया बाहर जाता है। मतलब हमारे देश से उस टाइम भी 26 करोड़ रुपया बाहर जाता था। इस चीज़ को हम एक बार पुनः वाचन करेंगे क्योंकि अभी दिखाई नहीं दे रहा था ये पैराग्राफ। तो भारतेंदु जी ने अपनी पत्रिका कविवचन सुधा में अंग्रेजी सरकार का क्या जिक्र किया है। देखिए, सरकारी पक्ष का कहना है कि हिंदुस्तान में पहले सब लोग लड़ते भिड़ते थे और आपस में गमनागमन ना हो सकता था। यह सब सरकार की कृपा से हुआ। हिंदुस्तानियों का कहना है कि उद्योग और व्यापार बाकी ना रहा। रेल आदि से भी द्रव्य के बढ़ने की आशा नहीं है। रेलवे कंपनी वालों ने जो द्रव्य व्यय किया है उसका ब्याज सरकार को देना पड़ता है और लेने वाले बहुधा विलायत के लोग हैं। कुल मिलाकर 26 करोड़ रुपया बाहर जाता है। और वो 26 करोड़ रुपया उस टाइम सोचिए, लगभग 1857-58 ईस्वी के बाद की, 1875 ईस्वी के आसपास की घटना है। उस समय 1853 में तो रेलवे की शुरुआत हुई, उस समय का जिक्र है। आगे चलिए देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारी प्रथा लागू की। यानी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसने कौन सी प्रथा लागू किया? जमींदारी प्रथा। और कहाँ कहाँ लागू किया? बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। कब लागू किया? 1793 ईस्वी में। ये जीके का प्रश्न बहुत बनता है कि जमींदारी प्रथा को लागू किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहाँ लागू किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। कब लागू किया? 1793 ईस्वी में। बाद में बम्बई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी यही व्यवस्था जारी की गई। सन 1820 में सर टॉमस मुनरो ने इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करके ज़मीन को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में बदल दिया। ये भी प्रश्न जीके में बनता है कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किसने किया? तो टॉमस मुनरो ने। कब किया? 1820 ईस्वी में।
जमींदार और जोतदार दोनों ही ज़मीन का क्रय विक्रय कर सकते थे। इसके पहले ज़मीन को ना खरीदा जा सकता था और ना बेचा जा सकता था, क्योंकि उस पर व्यक्ति का स्वामित्व नहीं था। खेत के व्यक्तिगत संपत्ति हो जाने पर खेती का व्यावसायिक हो जाना स्वाभाविक था। मतलब खेत का जो व्यक्तिगत संपत्ति था वो खेती का व्यावसायिक हो गया, ठीक है, और ये ऐसा होना तो स्वाभाविक ही था। आगे देखते हैं हम। पहले कृषि का उत्पादन गांव में ही रह जाता था, किंतु अब बाजारों में जाने लगा। यातायात की सुविधा बढ़ने पर उत्पादन की किस्म पर भी प्रभाव पड़ा। खेतों में उन वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाने लगा जो व्यवसाय की दृष्टि से अधिक लाभप्रद थी। रुपये के चलन से भी व्यावसायिकता में आवृत्ति हुई, पर किसानों की स्थिति अच्छी नहीं हो सकी। उन्हें एक ओर सरकारी मालगुजारी अदा करने की परेशानी रहती थी, दूसरी ओर महाजन की ऋण अदायगी की। वह बेचारा इन दो पाटों के बीच पिस रहा था। जैसा कि आप सभी ने गोदान को पढ़ा होगा, और गोदान में होरी का यही हश्र हुआ। आगे देखते हैं। समय समय पर अंग्रेज मालगुजारी की दर बढ़ा दिया करते थे, फलस्वरूप किसान महाजनों के चंगुल में बुरी तरह फंस जाता था। महाजनी सभ्यता का जाल फैलाने का श्रेय अंग्रेजों को ही है। आए दिन अकाल भी पड़ते रहते थे। अकाल पीड़ितों की रक्षा करने में अंग्रेज अधिकारी जो थे वो असमर्थ थे। अकाल की ज्वाला में हजारों लोग भस्मीभूत हो जाया करते थे, अर्थात मर जाते थे। कर के यानी टैक्स के भारी बोझ और अकाल महामारी आदि की भयंकरता का प्रचुर उल्लेख भारतीय तथा उनके मंडल द्वारा लिखे गए साहित्य में मिलेगा। जब भूमि व्यक्तिगत संपत्ति हो गई और उत्पादन के वितरण का ढंग बदल गया, तो पुराने सामाजिक संबंधों के स्थान पर नए सामाजिक संबंध बनने लगे। सामूहिक खेती के नष्ट होने के कारण संबंधों की रागात्मकता टूटने लगी। व्यक्ति के अपने अपने स्वार्थ हो गए, इसलिए अर्थ पर टिका हुआ स्वार्थ आत्मपरक हो गया। यानी जो धन पर टिका हुआ स्वार्थ था वो आत्मपरक हो गया, व्यक्तिगत हो गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में घटिया स्वार्थ का जन्म होता है, और यांत्रिकता के कारण जो पूंजीवाद का अगला चरण है अकेलेपन, एलियनेशन का। आज टेक्नोलॉजी भले ही बहुत आगे चल रहा है, लेकिन इंसान फिर भी अकेला ही है। आगे देखिए। पहले सरल ग्राम व्यवस्था में पारस्परिक झगड़ों का निपटारा पंचायतों में हो जाता था, किंतु नई अर्थव्यवस्था के कारण पारस्परिक संबंध जटिल हो गए। अब पंचायतों द्वारा उनका फैसला नहीं हो सकता था। ऐसी स्थिति में नई संस्थाओं का जन्म हुआ और पंचायतों के स्थान पर कचहरियां स्थापित की गईं। आगे देखते हैं हम। पुरानी व्यवस्था में भी अलगाव था, किंतु वह अलगाव एक प्रकार का था, और नई व्यवस्था में जो अलगाव आया वह दूसरे प्रकार का था। पहले एक गांव दूसरे गांव से और गांव शहर से अलग थे। साहित्य संस्कृति पर नागरिक संस्कृति की गहरी छाप थी। सबको एक सूत्रता प्रदान करने वाला तत्व धर्म था। यही कारण था कि भक्तिकालीन काव्य नगर और गांव को समान रूप से प्रभावित कर सका। रीतकालीन काव्य में गांव को नफरत की निगाह से देखा गया। इसे प्रमाणित करने के लिए बिहारी के दोहे उद्धृत किए जा सकते हैं। आधुनिक काल में गांव की ओर साहित्यकारों की दृष्टि अवश्य गई, पर तब तक किन्हीं अंशों में गांव बदल चुके थे, यानी परिवर्तन हो गया था। गांव गांव नहीं रह गए थे। अभी भी देखिए, गांव में कोई गांव अब गांव जैसा लगता ही नहीं है। अंग्रेजों की नई व्यवस्था से जनता को घोर संकट का सामना करना पड़ा। खेत अनेकानेक टुकड़ों में बढ़ गए। किसान और सरकार के बीच बहुत से मध्यस्थ हो गए। पैदावार घटती गई। ग्रामीण उद्योग धंधों के नष्ट होने पर अधिक से अधिक लोग खेती पर आश्रित हो गए। शहरी उद्योग भी अंग्रेजों की कृपा से काल कवलित हो गए, यानी खत्म हो गए। पुरानी अर्थव्यवस्था के स्थान पर जिस नई अर्थव्यवस्था को लागू किया गया, पुरानी अर्थव्यवस्था के स्थान पर जिस नई अर्थव्यवस्था को लागू किया गया, उससे अनजाने ही ऐतिहासिक विकास की अनिवार्य प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय समाज विकास की ओर अग्रसर हुआ। गांवों की जड़ता टूटी। गांव और शहर एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए बाध्य हुए। गांव की जड़ता टूटी। गांव और शहर एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए बाध्य हुए। एक घेरे में बधी हुई अर्थव्यवस्था राष्ट्रोन्मुख हो चली। जो देश केवल धार्मिक एकता में बंधा हुआ था, वह राष्ट्रीय एकता के प्रति भी जागरूक होने लगा। जाति प्रथा को भी एक धक्का लगा। जाति आर्थिक वर्गों में बदलने लगी, किंतु जाति प्रथा की जड़ता को तोड़ा नहीं जा सका। यानी जाति जो है आर्थिक वर्गों में बदलने लगी, अमीरी और गरीबी में। आर्थिक वर्गों का उदय तो हुआ, पर जातीय उच्चता की भावना विलीन नहीं हो सकी। अंग्रेजों ने जाने अनजाने जो सुविधाएं दी, उनका उपयोग उच्च जात के लोगों ने ही किया। अंग्रेजों के ज़माने में शासन में उन्हीं का प्राधान्य था। राष्ट्रीय आंदोलन भी उन्हीं के हाथ में था। आज के राजनीतिक दलों के सूत्रधार भी वही हैं। साहित्य और कला पर भी इन्हीं का आधिपत्य बना रहा, इसलिए आज एक होकर भी हम अनेक हैं।
अंग्रेजों ने इस भेदभाव का लाभ उठाया, पर सारा दोष अंग्रेजों के कंधों पर लाद कर हम अपने को निर्दोष नहीं कह सकते। जाति प्रथा शिथिल जरूर हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। नए नए आर्थिक वर्गों का जन्म हुआ, उच्च वर्ग और श्रमिक के अतिरिक्त एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ। यानी जो दो पार्ट थे, एक उच्च वर्ग और एक श्रमिक वर्ग, अब उन दोनों के बीच में एक नया वर्ग उदय हुआ, वो था मध्य वर्ग, बीच का वर्ग। ना वो अमीर था ज़्यादा, ना वो उच्च था, ना वो श्रमिक था। आधुनिक काल में उस वर्ग की भूमिका ही सबसे अधिक क्रांतिकारी कही जाएगी। इस वर्ग के उदय का एक कारण और था नई शिक्षा। तो इस तरह से मित्रों हमने परिवर्तन राजनीतिक कारण देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में शिक्षा का पश्चिमीकरण देखेंगे। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।